जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी के लिए काफ़ी लाजमी है, बहुत ज़रूरी है ये एमसीक्यूज। अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको अपनी तैयारी पता चल जाएगी। दोस्तों, आइए लगाते हैं इस एमसीक्यूज को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसमें, त्वरण का मात्रक डैश है। त्वरण का मात्रक डैश है। तो अगर आपको आंसर इसका पता है तो अपना आंसर पहले कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का एसआई मात्रक। ओके दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो त्वरण होता है वो क्या होता है, तो एक्चुअल में क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, इसका ऐसी मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। तो जड़त्व की संकल्पना देता है कौन, न्यूटन का प्रथम गति नियम। ओके, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने है न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल एवं उस वस्तु की गति के बीच संबंध बताते हैं। ठीक है, क्या है कि न्यूटन की गति के 3 नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल एवं उस वस्तु की गति के बीच संबंध को बताते हैं। ठीक है, गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिमान है तो स्थिर वेग से गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, समझ रहे होंगे। न्यूटन के अनुसार पदार्थ का एक प्राकृतिक गुण है जो उसी गति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, इसी गुण को जड़त्व कहा जाता है, इसी गुण को जड़त्व कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। आई होप अब इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूटन के पहले नियम को डैश भी कहा जाता है। तो वही जो हमने पहले देखा इस क्वेश्चन के पहले, तो इसका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं इसमें आंसर होगा। क्योंकि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तो जड़त्व का नियम कहा जाता है दोस्तों, जो कि इस ऑप्शन में दिया नहीं है चारों में से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है। इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आंसर राइट ऑप्शन सी। तो न्यूटन का तीसरा गति नियम जो है वही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को इम्पोर्टेंट। दोस्तों देखिए, आपके सामने है, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। समझ रहे हैं, जब हम किसी लटके हुए पिंड अथवा लकड़ी के ढांचे में कील ठोकते हैं तो कील पर्याप्त बल आरोपित न होने के कारण अंदर नहीं जाती, जिस कारण हमें कठिनाई होती है। बात समझ रहे हैं, तो इसी कारण से क्या होता है, यानी न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार क्या होता है, और वो कील हम सही से आसानी से ठोक नहीं पाते हैं, उसको ठोकने में कठिनाई होती है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। गैलीलियो गैलीली के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो न्यूटन का प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो फ्रेंड्स, कुछ खास दिया नहीं है, बस गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। न्यूटन के गिरते पिंड के नियम को कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। ओके, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका आंसर क्या होगा, अगर आप आंसर जानते हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो न्यूटन का तृतीय नियम जो है, ठीक ना, इसी नियम पर रॉकेट, ठीक है,
जो होता है कार्य करता है। समझ रहे हैं? तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने है कि रॉकेट न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत प्रक्रिया, ठीक ना, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, क्या नियम है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले जेट विमान, अंतरिक्षयान एवं प्रक्षेपास्त्र विभिन्न प्रकार के रॉकेटों का उदाहरण है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, जितने भी हम प्रक्षेपास्त्र करते हैं आसमान में, विमान हो चाहे अंतरिक्षयान हो चाहे कुछ भी रॉकेट या फिर मिसाइल्स दागने होते हैं, तो जो मिसाइल्स जाता है रॉकेट के तो रॉकेट काम करता है न्यूटन के तृतीय गति नियम पर, यानी उसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे जो आग जब फेंकता है कोई रॉकेट पीछे, तो जिस बल से पीछे फेंकता है उसी बल से उस रॉकेट को आग भी ऊपर ढकेलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो दोनों क्रियाएं वहाँ पे संपन्न होती हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है हमारा, जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है कौन? तो जेट इंजन। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सामने है कि रॉकेट प्रणोदक में ईंधन के जलने व व्यय होने के साथ साथ रॉकेट के द्रव्यमान में बदलाव होता है। रॉकेट की गति के विश्लेषण करने पर हमें स्वयं रॉकेट का संवेग एवं ईंधन द्वारा उत्पन्न संवेग को शामिल करना आवश्यक है। रॉकेट अथवा जेट ईंधन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संवेग का संरक्षण। ओके, संवेग का संरक्षण जो है सिद्धांत है वो लागू होता है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट को। सो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने है कि रॉकेट की गति पर रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। समझ रहे हैं? रॉकेट की गति पर रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत यानी कांस्टेंट रहता है। ओके, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने अगला क्वेश्चन हमारा है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तो न्यूटन ने की थी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी परिभाषा किसने दी थी? तो न्यूटन ने दी थी, आप जानते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट को। दोस्तों देखिए, गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। समझ रहे हैं? एक ऐसा प्रवृत्ति है जिसमें क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे की तरफ आकृष्ट, अट्रैक्ट होते हैं, खिंचाव उनके अंदर आपस में होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितीय सूत्र देने की कोशिश सर आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी। समझ रहे हैं? उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया। आई होप आप समझ गए होंगे। और न्यूटन के द्वारा ही गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक बल का नियम भी दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं? F=G m1m2/r², जिसमें ये m1 और m2 दो किसी वस्तु का मास है। ठीक है, दो पिंड का मास है। ठीक है, और यहाँ पे G ग्रेविटेशनल जो है नियतांक है, और R क्या है? ये दोनों वस्तु की जो मास है उन दोनों के बीच की दूरी है, और F क्या है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन हमारा है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। क्या आंसर हो जाएगा? प्रतिक्रिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, वो जो ये पूरी घटना हो रही है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है, तो ये न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। यानी वो क्या हो रहा है, वो उससे प्रतिक्रिया होती है। जब कोई आदमी पत्थर पर किस चीज़ का चोट देता है तो क्या होता है, वो भी पत्थर उस पर बल लगाती है और वो विपरीत प्रतिक्रिया पर लगाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, आदमी को चोट लग सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स देखिए, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के साथ, ठीक है,
उसके बराबर परिमाण एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने के पीछे की क्रिया प्रतिक्रिया का ही सिद्धांत कार्य करता है। ओके, आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। दोस्तों देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है। गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण कार्य करता है। द्रव्यमान समझ रहे हैं कि अगर दो वस्तुओं के बीच ज़्यादा है, ठीक है ना, तो बल क्या होगा, अधिक लगेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका वो फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि F=G m1m2/r²। ओके, आप समझ गए होंगे इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तो रुद्धोष्म प्रक्रिया दर्शाता है। ओके, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट को। दोस्तों देखिए, यहाँ पे है कि साइकिल के टायर के अचानक फटने पर बहुत कम समय में टायर की हवा विस्तार हो जाती है, मतलब हवा का विस्तार हो जाता है, मतलब निकल जाती है, जिससे ऊष्मा को स्थानांतरण का समय नहीं मिल पाता। अतः ऐसे ऊष्मारोधी परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्म परिवर्तन या तो बहुत तेजी से होने वाले परिवर्तन में होता है या पूर्णतः ऊष्मा के कुचालक वातावरण की उपस्थिति में होता है, जहाँ पे ऊष्मा का गमन ना हो सके। ठीक है, ताकि ऊष्मा के आदान प्रदान की संभावना न रहे। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको आप एक बार दो बार प्लीज़ वीडियो पॉज करके रिवाइज करें, खुद से समझें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समान गति वाला पिंड, ठीक है, क्या हो सकता है? तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो त्वरित हो सकता है। ठीक ना, क्या हो सकता है? त्वरित हो सकता है एक समान गति वाला पिंड। देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने है कि एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है यदि वह वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, क्योंकि वृत्तीय गति में पिंड की गति की दिशा बदलती रहती है। वृत्तीय गति में पिंड पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है और इस बल के कारण ही एक समान गति से वृत्तीय गति करने वाला पिंड त्वरित होता है। ठीक है, पिंड जो होता है उनका त्वरण होता है। समझ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो जो द्रव्यमान होता है वो अपरिवर्तनीय होता है। क्या होता है? द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है। भार क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। यहाँ पे द्रव्यमान है और भार है। ठीक है, जो भार होगा वो परिवर्तनीय होगा, मतलब वो किसी किसी स्थिति में, मतलब अलग अलग परिस्थिति में क्या होगा, उसका भार बदल सकता है। लेकिन द्रव्यमान हर एक परिस्थिति में क्या होगा? सेम होगा। समझ रहे हैं। जो उसका द्रव्यमान होगा हर एक परिस्थिति में सेम रहेगा, वही रहेगा। आप पृथ्वी पर हैं तो वही रहेगा, चंद्रमा पर रहेंगे तो वही रहेगा। लेकिन भार अगर आप पृथ्वी पर हैं तो कुछ और है, और वहाँ पर रहेंगे चंद्रमा पर तो कुछ और रहेगा। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। दोस्तों देखिए आपके सामने है, दोस्तों जो है द्रव्यमान सर्वत्र नियत रहता है, मतलब हर जगह क्या होता है? वो उतना ही रहता है, जितना है उतना ही वो सर्वत्र सभी जगह हर जगह रहता है। जबकि भार परिवर्तनीय होता है। समझ रहे हैं, भार बदलता रहता है। अतः विकल्प सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण डैश होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण डैश होता है, तो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो फोर्स होता है उसके अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। दोस्तों देखिए, हम जानते हैं, मतलब अगर आपने पढ़ा होगा बल, ठीक है, अगर आप पढ़ा होगा त्वरण, ये क्लास 9th में ही पढ़ा जाता है।
हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, जहाँ F क्या है, बल है, m क्या है, मास है, और a क्या है, त्वरण है। ठीक है, तो F इक्वल टू ma, ठीक है, जहाँ F बल, m द्रव्यमान तथा a क्या है, त्वरण है। तो F क्या होगा, मतलब जानते हैं कि F समानुपाती m होता है, जो बल होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है, तथा F भी क्या होता है, a के जो त्वरण है उसके भी समानुपाती होता है। F द्रव्यमान के भी समानुपाती होता है और F a जो है मतलब त्वरण के भी समानुपाती होता है। अतः किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण बल के क्या होगा, समानुपाती या अनुकरणपाती होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक डैश होता है। क्या क्वेश्चन है कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक होता है। तो क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। समझ रहे हैं क्या होता है, एक सरल रेखा होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। आइए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों देखिए, आपके सामने दिखा रहा है ये कि ये समय मतलब ये दूरी है, ठीक है, और ये समय है, और एक नियत चाल हो मतलब एक ही चाल समान हो तो जितना दूरी उतना ही समय रहेगा। ओके आइए देखते हैं इसमें। तो स्पष्ट है कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय एक ग्राफ पर सरल रेखा से होता है। समझ रहे हैं, मतलब एक नियत चाल से गति करने वाली कोई वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। समझ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल को डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो उस वस्तु की चाल को असमान चाल कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। दोस्तों देखिए, आपके सामने है कि सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित हो तो वह गति असमान नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। ओके, आइए समझ गए होंगे इसको। आप चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति डैश है, मतलब उसकी गति भी क्या हो जाएगी, तो असमान हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों देखिए, आपके सामने है कि वस्तु द्वारा समान समय में असमान दूरियां तय करने का अर्थ है कि वस्तु की चाल असमान है, अर्थात यह समय के साथ साथ बदलती जाती है। समझ रहे हैं, यह क्या होगी, समय के साथ साथ बदलती जाती है। समझ रहे हैं ना। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। क्वेश्चन है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन, जो उसका मतलब वजन होता है प्रत्यक्ष, वो वास्तविक जो उसका ओरिजिनल वजन है वो उससे कम रहता है। ठीक है, आप समझ रहे क्वेश्चन को। एक बार फिर पढ़ता हूँ इसको कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी जब लिफ्ट क्या होती है, वो तेज़ी से नीचे जा रही होती है। समझ रहे हैं। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। निम्न में से कौन सा आभासी बल है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। तो अपकेंद्री जो बल होता है वो उसे आभासी बल की संज्ञा भी दी जाती है। दोस्तों देखिए, इसके बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। दोस्तों देखिए, ये क्या होता है एक्चुअल में। तो वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको देखिए कि वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर, इसे ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे केंद्र है, तो इससे जो बाहर की ओर बल लग रहा है, केंद्र से बाहर की ओर जो बल लग रहा है वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपकेंद्री बल बोलते हैं। अपकेंद्री बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल होता है, इसे आभासी बल भी कहा जाता है। आई होप समझ गए होंगे इसको। आप चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। निम्न में से कौन सा बल डिस्ट्रॉयर या क्षयकारी बल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी। घर्षण बल जो होता है वो क्या है, क्षयकारी बल होता है। दोस्तों देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को, बस कुछ खास नहीं है, इतना ही है कि घर्षण बल फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वो क्षयकारी बल डिसिपेटिव बल होता है। ठीक ना, डिसिपेटिव बल होता है। समझ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, गति चालक
गतिपालक चक्र, ठीक है, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, समझ रहे हैं, गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, समझ गए। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को इम्पोर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे है कि गतिपालक चक्र जो होता है वो भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यह इंजन की गति को समान रखने में सहायता करता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात करें जिसका वेग 4 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन है कि 20 केजी वाली किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है जिसका वेग क्या है, 4 मीटर पर सेकंड है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 160। क्या हो जाएगा, 160 जूल हो जाएगा। ये देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि वेग मतलब उसको भी से दिखाते हैं और जो द्रव्यमान होता है वो एम से दिखाते हैं। तो वेग भी से गतिमान एम द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा के बराबर क्या हो जाएगी, 1/mv² होती है। के स्क्वायर क्या होती है, 1/2 mv² होती है, समझिए इसको। तो प्रश्नानुसार जो दिया गया है, यानी क्वेश्चन में वेग दिया है 4 मीटर पर सेकेंड और मास कितना दिया है, तो 20 किलोग्राम। तो इस फार्मूला पे बैठा देंगे, तो 1/2 एम कितना था, तो एम 20 kg था और भी कितना है, तो 4 का स्क्वायर, 4 मतलब मीटर पर सेकेंड वेग है, तो भी का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, ओके। तो ये कट गया, 10 आ गया और ये कितना हो गया, 10 गुण 4 का 16, तो कितना हो गया, 160 जूल हो जाएगा दोस्तों, समझ गए। तो इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकली है कि 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड वेग से गति कर रही है, इसका समवेग क्या होगा। क्वेश्चन है कि 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही है, तो इसका समवेग क्या होगा। तो इसका समवेग निकालने के लिए क्या होगा बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो 108, ठीक ना, इसका हो जाएगा राइट आंसर, समझ रहे हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में, इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कि किसी भी वेग से गतिमान m द्रव्यमान की वस्तु का जो संवेग होता है वो p = mv होता है। क्या होता है, p = mv होता है। तो हमको p निकालना है और m और v दिया है, तो p = यहाँ पे क्या दिया है, m दिया है 18 किलोग्राम और v दिया है जो वेग 6 मीटर पर सेकेंड। तो 18 से क्या होता है 108, तो kg 108 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये क्या होगा, समवेग। तो समवेग का यहाँ से हम मात्रक निकाल सकते हैं, ये क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड होता है समवेग का, ऐसे ही मात्रक, समझ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले डैश के समानुपाती होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बल के समानुपाती होता है। देखते हैं इसके बारे में फैक्ट को। दोस्तों देखिए यहाँ पे है कि न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, यानी बल के बराबर होता है दोस्तों। अर्थात जो F होगा वो समानुपाती क्या होगा, वो यहाँ पे डेल्टा एम भी हो जाएगा बटा डेल्टा टी, मतलब समय हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कि F समानुपाती डेल्टा एम भी बटा डेल्टा टी, यानी F समानुपाती एम इसमें हो जाएगा आगे, ठीक है, और डेल्टा भी बटा डेल्टा टी हो जाएगा, चूँकि डेल्टा भी बटा डेल्टा टी बराबर ए होता है, ठीक है, त्वरण होता है, इसलिए F = क्या हो जाएगा, F समानुपाती क्या हो जाएगा, m इंटू मास होता है वो बल के बराबर होता है, बल के समानुपाती होता है, वो किसमें, न्यूटन के द्वितीय गति नियम में, ठीक है, समझ गए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स आपके सामने और अगला क्वेश्चन है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों देखिए आपके सामने है कि उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया एक चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा तथा पृथ्वी की सतह
तक कभी नहीं जा पाएगा। समझ रहे हैं? मतलब अंतरिक्ष में कोई उपग्रह है, उपग्रह में कोई आदमी है, वो चमच गिरा रहा है अंतरिक्ष में, तो क्या करेगा, वो पृथ्वी पर नहीं आएगा, वो उसी उपग्रह का अनुसरण करेगा, उसी के साथ साथ घूमता रहेगा गोल गोल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान वो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होता है? तो एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। समझ रहे हैं? देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों देखिए, आपके सामने है कि आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। समझ रहे हैं? चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है, यानी जो प्रकाश का वेग होता है वो सदा एक समान रहता है। समझ रहे हैं? तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। दोस्तों देखिए, यहाँ पे अपेक्षिकता का सिद्धांत आधुनिक भौतिकी का एक बुनियादी सिद्धांत है जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने विकसित किया। इस सिद्धांत के दो मुख्य अंग हैं, पहला विशिष्ट सापेक्षता और दूसरा सामान्य सापेक्षता। ठीक है, आइए देखते हैं इस दोनों के बारे में। विशिष्ट सापेक्षता दो परिकल्पनाओं पर आधारित है, जिसमें से एक परिकल्पना के अनुसार निर्वात में प्रकाश का वेग सभी प्रेक्षकों के लिए समान रहता है, चाहे उन सब की सापेक्ष गति या प्रकाश के स्रोत की कुछ गति कुछ भी क्यों ना हो। समझ रहे हैं? दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। तो गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करता है कौन? तो बॉल पेन। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों देखिए कि बॉल पेन में अपेक्षाकृत अधिक श्यानता वाली अर्थात गाढ़ी स्याही भरी होती है। यह स्याही एक छोटे से बॉल गेंद के द्वारा धीरे धीरे मतलब छोड़ी जाती है। ठीक है, जिसको छारा बोलते हैं, उसमें लगा होता है पेन के आगे। जब लिखने के लिए पेन को कागज़ पर घुमाया जाता है तब यह बॉल कागज़ के घर्षण से घूमती है तथा गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज़ पर आ जाती है। समझ रहे हैं? तो ये इसका कारण है, समझ गए होंगे इसको आप। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल जिसके कारण ऊपर उठता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। तो केस की जो घटना होती है, जो केस की घटना होती है, उसी कारण क्या होता है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को दोस्तों। तो देखिए आपके सामने है कि रुई की बत्ती में बनी असंख्य केस नलियों में केशिकत्व के कारण तेल चढ़ता रहता है। यह केशिकी घटना के कारण घटित होता है। समझ रहे हैं? चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन हमारा है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो जे.एल. बेयर्ड ने किया था। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए कि स्कॉटलैंड में 1888 ईस्वी में जन्मे जॉन लॉगी बेयर्ड जे.एल. बेयर्ड ने सर्वप्रथम कार्यशील वर्किंग टेलीविज़न तंत्र का 26 जनवरी 1926 को प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो कब? 26 जनवरी 1926 को इसका जो वर्किंग टेलीविज़न तंत्र था उसका प्रदर्शन किया था उन्होंने। ठीक है, कहाँ के थे ये? तो ये स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दाब के मापन के लिए कौन सी युक्ति होती है, कौन सा यंत्र होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो एंड्रॉयड बैरोमीटर होता है। ठीक है, एंड्रॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दाब के मापन के लिए। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट। एंड्रॉयड बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह द्रव रहित और छोटा वायुदाब मापी होता है जिसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसमें चलनशील सतह वाले निर्वात युक्त खोखले बेलन होते हैं जो वायुदाब में बदलाव आने पर खिसकने लगते हैं और विक्षेपण का अंकन एक संबद्ध निर्देशक सुई की सहायता से किया जाता है जो एक दाब मापने पर घूमती है। ठीक है, आप समझ गए इसको इतना।
क्या होता है, एंड्रॉयड बैरोमीटर का ये सब काम होता है। चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? मॉइस्चर का जो मापन होता है वो किससे होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो हाइग्रोमीटर से किया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को। दोस्तों देखिए आपके सामने है कि हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से वातावरण में उपस्थित आर्द्रता मॉइस्चर काउंटेंट, ठीक है, जो होता है उसका मापन किया जाता है। इस यंत्र को साइक्रोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, जो हाइग्रोमीटर होता है उसको साइक्रोमीटर भी कहा जाता है, समझ रहे ना। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है। उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, तो पारे का स्तर घटने लगता है। क्या होता है, तो पारे का जो स्तर होता है वो घटने लगता है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को इम्पोर्टेंट। दोस्तों देखिए, एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है। उस बेल जार से यदि वायु को धीरे धीरे निकालेंगे या अथवा वायु का दबाव कम करेंगे तो पारे का जो स्तर होगा वो घटने लगता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है कि पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, तो इसको बोलते हैं एनीमोमीटर। मतलब वायु की गति, पवन की गति, समय की गति, इन सबको मापने वाला क्या है, तो एनीमोमीटर है। ठीक है, जो हवा की गति, पवन की गति मापा जाता है वो इसी से मापा जाता है। देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। दोस्तों देखिए, वही दिया है खास। ठीक है, तो पवन की गति या वेग को मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर कहलाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों देखिए, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पवन का वेग मापने को काम आता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन हमारा है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तो इसका कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, इन तीनों ऑप्शंस में से कोई नहीं है, मतलब इसका मात्रक नहीं है। समझ रहे हैं, देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों देखिए आपके सामने है कि किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व उसके घनत्व को किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व के से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। समझ रहे हैं, इसको फिर देखते हैं कि किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व उसके घनत्व को किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसका कोई अपना मात्रक नहीं होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन आपका हमारा है कि दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, तो लैक्टोमीटर है। ठीक है, दूध की सघनता को मापने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण है उसका नाम क्या है, लैक्टोमीटर। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों देखिए, दूध की सघनता घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर नामक उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, जबकि ध्रुवण मापी की सहायता से ध्रुवित प्रकाश के कारण उत्पन्न ध्रुवण कोण को मापा जाता है। समझ रहे हैं, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगर आपको पता है तो अपना आंसर कमेंट में भेज सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तो न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों देखिए कि बल का ऐसे मात्रक न्यूटन है, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल का एक अन्य मात्रक है। बल एक सदिश राशि है। समझ रहे हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। समझ रहे हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, त्वरण का ऐसे मात्रक होता है। अगर बात करें कि वेग कैसे मात्रक क्या होगा, तो वेग कैसे मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के कारण, ठीक है, समय के साथ डैश नियत रहता है। तो क्या नियत रहता है, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो वेग क्या होता है, नियत रहता है। इसको फिर देखने के बाद, किसी वस्तु की एक समान
सरल रेखी गति के दौरान समय के साथ डैश नियत रहता है, तो उसका वेग जो होता है वो नियत रहता है दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं? तो फ्रेंड्स बताइए आपको ये सभी एमसीक्यूज कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हों, अगर आपने इस एमसीक्यूज को लगाया हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट और ज़रूरी रहे हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इन सबको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि इसका लाभ उनको भी मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।